हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। पावरफुल बॉटम की डिमांड आप लोगों ने की और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसका एपिसोड ला सकूं, पर आप लोगों का ये भी तो डिमांड था कि एपिसोड लॉन्ग होना चाहिए, छोटा मोटा एपिसोड मत लेके आना। तो मैं इसलिए इसको नहीं अपडेट कर रही थी क्योंकि मैं एक बार में कम से कम थोड़ा लॉन्ग एपिसोड लाना चाहती थी। मेरी अंदर से इच्छा थी इस चीज़ की, इसलिए मैं थोड़ा गैप ले रही थी। पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको लॉन्ग बना सकूँ। अगर ये लॉन्ग ना हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, छोटा ही सही पर मैं अपडेट कर रही हूँ। फाइनली आज के इस पावरफुल बॉटम के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी ख़त्म हुई थी हमारी जहाँ पर विंग और वांग जी साथ में सो गए थे, एक ही पलंग पर, मतलब एक ही बेड पर, एक दूसरे के आगोश में कहीं खो गए थे। रात के लगभग 3 बजे के समथिंग विंग आंखें खोलकर उठता है। विंग को अपने ऊपर वांग जी का हाथ महसूस होता है। वांग जी का हाथ एक विंग के सर पर और दूसरा उसके स्टमक पर था, जैसे कि वो विंग को अच्छा महसूस कराना चाहता हो, उसे अपनी वार्मथ फील कराना चाहता हो। विंग उन हाथों को धीरे से अपने ऊपर से हटाता है। हटाकर वो बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शोर के उस कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो देखता है तो चारों तरफ अंधेरा था, पर विंग के लिए ये अंधेरा नहीं, रोशनी ही थी। वो बहुत अंधेरे कमरे में भी चीज़ों को देख सकता है, उसकी आंखें इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड हुई हैं। विंग वहाँ से सीधा लान वांग जी के कमरे में जाता है। वो दरवाज़ा इतने आराम से खोलता है, किसी को कुछ सुनाई ही नहीं देता। वहाँ जाकर वो दरवाज़ा बंद भी करता है और उस कमरे की जांच पड़ताल करने लगता है। पहले तो वो वहाँ पर ढूंढता है कोई कैमरा तो नहीं है ना। फाइनली उसे कोई कैमरा नज़र नहीं आता। फिर वो ढूंढता है कोई रिकॉर्डर, कोई कुछ तो रखा होगा, पर कोई सा कुछ भी नहीं था। सब जगह देखने के बाद में जब वो कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो उस कमरे को अच्छे से ढूंढने लगता है। कोई क्लू, कुछ तो उसे मिलेगा ऐसा जो उसे चाहिए। पूरा कमरा छान लेने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, एक चीज़ भी उसे नज़र नहीं आई वहाँ पर। विंग बस वहाँ पर अब उसी बेड पर बैठ गया था। जब वो बेड पर बैठता है उसे कुछ क्लिक करता है, तो वो बेड के ब्लैंकेट्स को हटाता है और उसके बेड के नीचे देखता है। उसके नीचे भी कुछ नहीं था। फिर विंग वहाँ से हटता है और वो देखने लगता है कुछ तो गड़बड़ है इस कमरे में। ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कमरे में कुछ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे यकीन नहीं है। इसलिए विंग उनकी उस कमरे की वॉल्स को भी अच्छे से हाथ लगा लगा के देखने लगता है। फाइनली उसे क्लू मिलता है। जो वहाँ का क्लोजेट था उसके पास में ही वॉल थोड़ी सी क्रैक हो रही थी। विंग उस क्रैक हो रही वॉल को थोड़ा सा धक्का मारता है तो वो वॉल एक दरवाजे की तरह खुल जाती है और विंग उस कमरे के अंदर चला गया था। विंग को पक्का पता था इस कमरे में कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसी चीज़ें उसने अपने घर में भी बहुत कर रखी हैं, पर उसकी चीज़ों को कोई पकड़ नहीं सकता, पर वांग जी की तो वो अच्छे से पता लगा सकता है। विंग उस कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ उसे काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं। बहुत सारी चीज़ें थीं, स्पेशली वहाँ की जो वॉल थी उन पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग, काफ़ी सारे पिक्चर्स, मैगज़ीन्स की कटिंग एंड न्यूज़ चैनल्स के कुछ आर्टिकल्स को प्रिंट करके निकलवा करके उनकी कटिंग, बहुत कुछ लगा हुआ था। और वो सारी चीज़ें एक इंसान के बारे में थी और वो इंसान विंग नहीं है। इस इंसान को विंग ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इस इंसान के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, पर इतना ज़रूर समझ आया है कि ये इंसान कोई अलग ही इंसान होगा। विंग उन सब चीज़ों को देखता है, उन आर्टिकल्स को पढ़ता है और पढ़कर उसे एक नाम समझ आता है। वो नाम था जियांग फैमियान का। जियांग फैमियान कौन है विंग को नहीं पता, पर ये जो भी इंसान है लान वांग जी का पक्का दुश्मन है। तभी तो इस इंसान के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें उसने जुटा कर रखी हैं। विंग को वहाँ एक लैपटॉप भी दिखता है। विंग उसका पासवर्ड क्रैक करके और उसे खोल कर देखता है तो उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स थी, काफ़ी सारे वीडियोस थी, काफ़ी सारे सबूत थे उस इंसान के खिलाफ। उस इंसान ने कितना कुछ गलत किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, उन सब का प्रूफ वहाँ था। विंग की नज़र एक फ़ोटो पर अटक गई थी। वो पिक्चर बहुत पुरानी थी, पर विंग उस फ़ोटो में उस एक लेडी को अभी भी पहचान सकता था। वो लेडी उसकी मॉम है। उसकी मॉम जब अपने 18s में थी तब की पिक्चर्स है वो। अभी जब वो टीनेजर थी तब की पिक्चर है। उसने अपनी मदर की टीनेज की कुछ पिक्चर्स देखी हैं। वो पहचान सकता है अपनी मदर को।
वो इस इंसान के साथ क्या कर रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? विंग को एक चीज़ और क्लिक करती है, इतना आसान तो नहीं है ना। लान वांगजी जो विंग को ट्रिक करके उसका भरोसा जीत कर उसे ये अच्छे से यकीन दिलाकर कि वो कमज़ोर है, उसे यहाँ तक ले आया, वो इंसान विंग को इतनी आसानी से उसके कमरे में आने दे, पॉसिबल नहीं है। विंग वहीं उसी चेयर पर बैठ गया था, अपने पैर को उसने टेबल पर रख दिया और वो वहीं पर आंखें बंद करके सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब विंग जागता है तो उसके सामने लान वांगजी बैठा हुआ था। विंग ना तो कोई पैनिक करता है और ना कोई एक्सप्रेशन दिखाता है। अपने पैरों को वो टेबल से बस नीचे उतार लेता है, वापस खड़ा होता है और अपनी बॉडी को स्क्रैच करने लगता है। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग फिर एक बार अपनी चेयर पे आके बैठता है। वांगजी कहता है, तुम भागे नहीं यहाँ से? मुझे तो लगा था ये सब जानने के बाद तुम पक्का यहाँ से भाग जाओगे। मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं हूँ कि तुम्हारे हत्थे चढ़कर तुम्हारा काम करूँगा। तुम बहुत समझदार हो विंग, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा समझदार हो। एक बार मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, दूसरी बार नहीं बना पाया। मुझे लगा नहीं था तुम मेरे खेल को इतनी आसानी से और एक पल में पकड़ लोगे, पर मैंने देखा तुम कैसे मेरे कमरे में आए और सबसे पहले तुमने कैमरा चेक किए, पर तुम फिर भी, तुम्हारा कैमरा ऊपर लगा था एसी में। तुम्हें पता था, तुमने उसे हटाया क्यों नहीं? विंग और एक डल स्माइल करता है। इस स्माइल का मतलब वांगजी समझता था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। वांगजी तुरंत वहाँ से उठता है, कहता है, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? वांगजी के कहने पर विंग बस अपने कंधे को झुका देता है कि पता नहीं। वांगजी वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो बाउसन सरन को देखता है, कहता है, ग्रैनी हमें यहाँ से निकलना होगा, बहुत गड़बड़ हो गई है। लांस जेन भी वहाँ आता है। वो वांगजी से पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मिस लिली भी वहाँ पर आई थी, वांगजी और सचिन की मदर, वो भी वहाँ आकर पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। पर वांगजी कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वांगजी के कहने पर वो लोग बाहर निकलते हैं। वो लोग अपनी कार में जाकर बैठे ही थे, उससे पहले ही उन लोगों को काफ़ी लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वांगजी बाहर निकल के देखता है तो चारों तरफ काफ़ी सारी कार्स थी, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। वांगजी, सचिन और बाकी दोनों लोग बाहर निकल के आते हैं तो विंग को अंदर से अपने पॉकेट में हाथ डालकर बड़े ही स्टाइल से चलते हुए पाते हैं। वो बहुत ही स्टाइल से चलते हुए बाहर आ रहा था। बाहर आकर वो बस सामने देखता है, जहाँ पर उसे उसका पुराना दोस्त दिखाई देता है। जिस इंसान को उसने शायद सबसे छुपा के रखा हुआ था, वो इंसान वहाँ खड़ा हुआ था और उस इंसान के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। इसलिए तो किसी को पता ही नहीं चला कि विंग सीक्रेटली किसी को मैसेज भेज सकता है और वो इंसान यहाँ आ भी सकता है। पर वो शुशे और शुयांग नहीं थे। सामने वो शख्स खड़ा था जिसकी उम्मीद ना तो वांगजी ने और ना सचिन ने अपनी ज़िंदगी में की होगी। बाउसे सरन तो बड़ी हैरानी भरी आंखों से विंग को देख रही थी कि इस इंसान के साथ कब से विभूषण ने हाथ मिला लिया। ये तो कट्टर दुश्मन है ना एक दूसरे के, ऐसे दुश्मन है जो एक दूसरे को एक आंख भी नहीं भाते। तो फिर इस इंसान के साथ विंग की दोस्ती हुई कैसे और कब? तभी वो इंसान सामने आकर कहता है, विभूषण, ये मेरा पहला और आखिरी काम है तुम्हारे लिए। विभूषण कहता है, मेरे लिए कौन क्या काम करेगा और कितनी बार करेगा, इसका फैसला मैं लेता हूँ, दूसरे व्यक्ति नहीं। वो इंसान बस अपना सर हिला देता है कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा, विंग का नहीं बल्कि उस इंसान का कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहता है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। विंग कुछ नहीं कहता। विंग की चुप्पी और भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी उस इंसान को। वो कहता है, देखो विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, तुम्हारे आगे तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, तुम्हारे काम में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। विंग, विभूषण, चिल्लाना बंद करो। विंग कितना कहने पर वो चुप हो गया था। सामने वैन चाओ खड़ा था। वैन चाओ जिसे हर कोई जानता है। विंग के बाद जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है वो वैन चाओ ही है। लेकिन वैन चाओ को इतना बेबस डरा हुआ पा करना सब लोग हैरान थे। वो चारों लोग परेशान भी थे
कि अगर वेन चाओ विंग से डर सकता है तो फिर कौन इंसान ऐसा है जो विंग से नहीं डरता होगा। हर कोई विंग से डरता है। फिर तो जो इंसान उसके बराबर टक्कर देने के लिए खड़ा रहता था कल तक, आज वो उसके पैरों में गिर करके ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। वेन चाओ एक ओमेगा है, इसलिए शायद वो अब तक ज़िंदा रहा। अगर उसका अपोनेंट कोई अल्फ़ा होता तो शायद ही वो बच पाता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच पाता। और उनकी दुश्मनी की वजह बहुत अलग है, बहुत अलग है। पर विंग सच में वेन चाओ को मारना नहीं चाहता क्योंकि वो एक ओमेगा है, सिंपली इसलिए। वांग जी जो अभी भी हैरान था, विंग कहता है इन्हें डिग्गी में डालो और लेके चलो। विंग तो कार में जाके बैठ गया, बाकी काम वेन चाओ के लोगों ने किया। उन चारों को पकड़ करके कार में बिठाया गया और सीधे उनके साथ ले जाया गया। विंग अपने मेन स्पॉट पर जहाँ उसकी कंपनी है वहाँ नहीं गया, बल्कि वो अपने विला में आया जो उसका सीक्रेट विला है। आखिरकार ये विला है तो वैसे वेंस का, पर अब विंग का हो गया है। विंग वहाँ आया, उन चारों को लेकर भी आया और उन्हें हाईली प्रोटेक्शन जोन में रख दिया, ये बोलते हुए कि कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। विंग चाहता तो इन लोगों को ले जाकर टॉर्चर कर सकता था, पर उसे पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा कि आखिर कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने ये सब कुछ कर लिया। विंग को किडनैप करना इतना आसान काम नहीं था। उसका भरोसा जीतने मात्र से उसे किडनैप कर लेना कोई आसान चीज़ नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि अब तक शुयांग और शुशे दोनों ने उसके बारे में कोई भी जांच पता करने की कोशिश भी नहीं की, तो कुछ तो गड़बड़ है। वेन चाओ से विंग कहता है मेरी कंपनी में क्या चल रहा है। वेन चाओ कहता है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारी कंपनी में कौन है। मैंने पता लगाया तुम वहाँ थे। विंग को तुरंत समझ आ गया कि गड़बड़ कहाँ है। शुयांग और शुशे ने क्या उसे नहीं पहचान पाया। कैसे लोग हैं उसके आसपास के जो उसे पहचान भी नहीं पाते। दूसरी तरफ शुयांग और शुशे दोनों कंपनी में ही थे। वो लोग ये फैसला कर चुके थे कि अब करना क्या है। तो शुयांग कहता है शुशे से, और वो तब कहता है जब उसे पता था कि वो नकली विंग उन्हें सुन रहा है। शुयांग के कहने पर शुशे भी उसको नाटक कर रहा था। शुयांग कहता है मैं परेशान आ गया हूँ इस विंग से। ये ना तो खुद किसी को लवर बनाता है और ना हमारे लवर्स को अपने पास रहने देता है। मेरा जो लवर था ना वो मुझे छोड़ के भाग गया है। अब मुझे कोई और चाहिए। वैसे वो सिंचन नाम का इंसान नहीं था। शुशे कहता है तुझे पता भी तो क्या बोल रहा है, वो हमारा दुश्मन है। शुयांग कहता है तो क्या हुआ, हैंडसम भी तो है, और वैसे भी वो विंग से ज़्यादा समझदार है, तभी तो विंग के चंगुल से भाग गया और अभी तक ज़िंदा बचा हुआ है। विंग से ज़्यादा पावरफुल है। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। ये पागल किसी दिन खुद मर जाएगा और हमें भी मरवा देगा। इससे अच्छा है मैं सिंचन के पास चला जाता हूँ, उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा मैं, और उसको विंग के सीक्रेट रिवील कर दूँगा। शुशे कहता है अगर तूने ऐसा किया तो वो हम दोनों को मार डालेगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तू भी मेरे साथ चल, तुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। मेरे साथ चल शुशे और शुयांग की बातों में डिस्कशन ये था कि वो दोनों विंग को छोड़कर उसे धोखा देंगे और आप जाएंगे सीधे सिंचन के पास। ये सुनकर ना उस नकली विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो सीधे उस इंसान को कांटेक्ट करता है और उसे बुलाता है मिलने के लिए, और विंग कंपनी से बाहर निकल जाता है बिना किसी को साथ लिए। शुयांग और शुशे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसान इतना बेवकूफ़ हो सकता है। उनकी इतनी सी बात सुनकर उन दोनों को बाहर की तरफ ले जाएगा। एकदम बेवकूफ़ है। पर वो लोग कुछ नहीं कहते। उसका पीछे करते हुए वो लोग एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग जाते हैं, उसका पीछा करते हैं। वो इंसान सीधे फैक्ट्री के बीच के एरिया में आकर पीछे मुड़ जाता है और कहता है अगर तुम लोगों का पीछा हो गया हो तो बाहर निकल आओ। वो लोग मतलब शुशे और शुयांग दोनों बाहर नहीं निकलते। नकली विंग फिर कहता है मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो, सीधा मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, वो भी अकेले। तुम लोग बाहर निकलोगे या मैं तुम लोगों को निकालूं। शुयांग और शुशे को समझ आ गया था कि वो लोग पकड़े गए हैं। दोनों ही बाहर निकलते हैं। नकली विंग कहता है मुझे तो लगा था विवुशियान के आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे। अगर तुम दोनों को पता चल गया था कि मैं नकली हूँ तो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी।
ना कि सीधे मुझे यहाँ लेकर आना चाहिए था। अब देखो तुम लोग भी फंस गए। शुयांग और शुशे अभी भी स्माइल कर रहे थे और ये देखा वो नकली विंग थोड़ा परेशान हो गया। वो कहता है, तुम लोगों के अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है, तुम लोग मेरे ऊपर हंस रहे हो, मैं तुम लोगों को यहीं खड़े खड़े मार दूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम दोनों को हुआ क्या। और अगर मैं कहूँगा कि तुम दोनों ने मुझे ऑफेंड किया और मैंने इसलिए तुम्हारी जान ले ली, कोई भी सवाल नहीं करेगा मुझसे, सब लोग विंग को ही गलत मांगेंगे और विभूषण अच्छे तरीके से फंस जाएगा। वो इतना बोल ही रहा था, तब उसके लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जिन लोगों को उसने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। वो लोग शुयांग और शुशे को चारों तरफ से घिर चुके थे। उनके हाथ में गन थी। शुयांग और शुशे के पास भी शायद गन थी, पर क्या 2 लोग इतने सारे लोगों को मार सकते हैं? वहाँ पे 30 लोग थे लगभग, नकली विंग को हटाकर। शुयांग और शुशे दोनों एक दूसरी तरफ देखते हैं और आँख मारते हैं। ये देखकर विंग को कुछ समझ नहीं आया। नकली विंग यानी फेक विंग सोच रहा था कि हुआ क्या है, पर देखते ही देखते कुछ ही सेकंड का टाइम लगा, वो 30 के 30 लोग ढेर हो चुके थे। उन दोनों के हाथ में जो 2-2 गन थी, उन 6-6 गोलियों को उन्होंने जल्दी जल्दी सबके बॉडी में उतार दिया था। और जो बचे कुछ लोग थे, उनके सीने में उन्होंने खंजर को उतार दिया था। देखते ही देखते सब लोग ढेर हो चुके थे। विंग के आसपास के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं जो उन्हें इतनी आसानी से मारा जा सके। फेक विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके यहाँ पे बस इतने से लोगों को लेकर आऊँगा? तुम्हें चारों तरफ से बाकी लोगों ने घेर रखा है। मैं एक बार आवाज़ लगाऊंगा और बाकी लोग भी यहाँ आ जाएंगे और फिर तुम देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। तभी एक आवाज़ आती है, अच्छा क्या हुआ मेरे साथ? वहाँ से रियल विंग चलता हुआ आ रहा था। आखिर अब ये रियल विंग आया कहाँ से और कैसे? इस बारे में बेचारे फेक विंग को कुछ नहीं पता था। वो विंग को देखकर ही अपनी जगह से काँप गया था। वो सीधा गिर गया अपने घुटनों के बल। कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? विंग आगे आकर के उस नकली विंग के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, जिन लोगों को मैं मारने वाला हूँ उन्हें मैं सच्चाई नहीं बताता। ऐसा बोलकर विंग अपनी गन को लोड करता है और उसके सीधे सर पर रख देता है। फेक विंग के पैर पकड़ के कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल मत मारना। मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा था, मुझसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। देखो मैं भी एक ओमेगा हूँ तुम्हारी तरह, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी माँ ने कहा था कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं उन एक्सेप्शंस में से एक नहीं हूँ। मेरा बेटा उन लोगों के पास है, मैंने इसलिए ये सब कुछ किया। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। और मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देखो तुम्हें यकीन नहीं है ना, तुम एक काम करो, तुम मैं बन के वहाँ चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। हाँ देखो मेरा असली नाम मिंग्याओ है। मेरी प्लास्टिक सर्जरी करा के तुम्हारा चेहरा दिया गया है और ये सालों से काम चल रहा था। जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ तुम्हें वहाँ से हटाकर मुझे भेज दिया गया ताकि मैं सब कुछ ख़त्म कर सकूं। पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं एक बेवकूफ़ सा ओमेगा हूँ, मैं कैसे ये सब कुछ कर पाऊँगा? तुम तो सबकी मदद करते हो ना, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मेरा बेटा भी एक ओमेगा है, वो छोटा सा बच्चा, उसे कुछ हो गया तो? विंग अभी भी अपनी गन को मिंग्याओ के सर के ऊपर से बिल्कुल नहीं हटाता, वहीं पर वो लगा के रखता है कि इस इंसान को वो छोड़ेगा नहीं, मार के रहेगा, ये बचेगा नहीं। पर मिंग्याओ बुरी तरीके से रोते हुए टूट पड़ा था। विंग के पैरों पर गिर गया था वो कि उसे बचा ले प्लीज़ जा कर के विंग। और मिंग्याओ कहीं भागने वाला थोड़ी है, वो तो विंग के जंगल में फंस चुका है, तो वो जाएगा कहाँ? अगर ये सब कुछ सच ना निकले तो विंग फिर आकर के मिंग्याओ को मार सकता है। और वैसे भी विंग तो 1 मैन आर्मी है ना, उसे तो कोई नहीं मार सकता। वो कितना खतरनाक है सब लोग जानते हैं। विंग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था इस इंसान पर। तभी मिंग्याओ कहता है, और दूसरी बड़ी बात, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तुम सिचेन से पूछो, सिचेन मुझे जानता है। विंग जिसकी गन बस चलने वाली थी, उसके हाथ रुक गए थे। सिचेन, लान सिचेन,
ये उसकी बात कर रहा है क्या? मेंग्याओ कहता है, देखो विभूषण, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम लान सेजन को जानते हो ना? वो जो हमारे प्लान का हिस्सा बना था, वो भी अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं कर रहा था, उसे भी तो फोर्स किया जा रहा है। देखो, हम लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, ये सब हमारी मर्जी के बिना हुआ है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, तुम्हें वादा करना होगा तुम उसे बचा लोगे। अगर तुमने नहीं बचाया तो मैं भूत बन के तुम्हारे आसपास मंडराऊंगा और तुम्हें परेशान करता रहूँगा। मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं जिंदा रहते हुए तुम्हें नहीं मार पाया तो मैं मरकर तुम्हें मार दूंगा। मेरे बेटे को बचा लो विभूषण, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। विंग, जिसका दिल कभी भी सॉफ्ट नहीं हुआ, पर क्या करे, वो भी मजबूर है। उसका दिल खो गया है कहीं। वो कितना खतरनाक है सब जानते हो। उसके हाथ से कोई भी आज तक बचा नहीं है। जिसके सर पर गन उसने तान दी, वो इंसान ज़िंदा नहीं बचा है। और ये दूसरा इंसान होगा जिसे उसने ज़िंदा छोड़ा होगा। लान वांगजी के बाद ये दूसरा इंसान है। कह सकते हैं लान वांगजी के आने के बाद विंग ने अब तक ज़्यादा किसी को मारा नहीं है। उसका रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। पर विंग अपनी गनों को हटाकर कहता है, शुयांग, हाँ विंग, लेकर चलो इसे। विंग तो वहाँ से निकल गया सीधा ये बोलकर। शुयांग और शुशे दोनों मेंग्याओ को उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग वहाँ से सीधे उसी जगह पहुँचे थे जहाँ पर विंग ने बाकी लोगों को बंद करके रखा था। वहाँ पहुँचकर वो मेंग्याओ को सीधा लान सेजन के पैरों में डाल देता है। लान सेजन मेंग्याओ को उठाकर कहता है, याओ, ये तुम हो ना? मेंग्याओ कहता है, हाँ सेजन, ये मैं हूँ। याओ, तुम ठीक हो? वो तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम इतना कैसे बदल गए? विंग को समझ नहीं आया, पर एक चीज़ समझ आई। इस इंसान ने तुरंत इस इंसान को कैसे पहचान लिया। सिचेन को तो नहीं पता था ना कि मेंग्याओ की सर्जरी हो रखी है। वो विंग की तरह देखने लगा है, तो इस इंसान को कैसे पता चला कि ये मेंग्याओ है? विंग वहीं बैठ गया था चुपचाप, अपने पैर के ऊपर पैर रख के। एकदम होता है ना, एक ऐसा ऑरा कैरी करके वो बैठा हुआ था वहाँ, जैसे हर कोई डरे। वांग जी भी वहाँ आता है। जब वो मेंग्याओ को वहाँ देखता है और फिर विंग को देखता है और कहता है, का ये दो विंग नहीं है, एक ये मेंग्याओ है, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। ये ब्रदर इन लॉ ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है? हो, विंग बस इस नाटक को देख रहा था। उसे पता है ये सब कुछ फिर से उसे फंसाने की कोई साजिश है, और जिस चीज़ में वो फंसने वाला नहीं है, किसी भी हाल में नहीं फंसने वाला है। इन लोगों की एक्टिंग कितनी रियल है ना। अगर इन सबको इस मिशन पर न रखने की जगह किसी एक्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया जाता तो पक्का इन लोगों को ऑस्कर मिल चुका होता। विंग के दिमाग में तो यही था, और जो दिमाग में था शायद वो शुयांग ने पढ़ लिया था। वो ताली बजाते हुए बोलता है, वाह क्या बात है, तुम लोगों की जो एक्टिंग है ना नेक्स्ट लेवल है। अगर तुम लोग किसी एक्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, आई स्वेयर अब तक तुम लोग किसी ऑस्कर अवार्ड को जीत चुके होते। पर तुम लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस इंसान के ऊपर जो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। ब्लडी रास्कल्स, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही विंग, इन्हें हम लोगों ने ज़िंदा ही क्यों रखा है? मार डालते हैं इन्हें। जब तक ये लोग ज़िंदा रहेंगे मुझे बहुत गुस्सा आता रहेगा। इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, हमें इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकते। अब मैं इन लोगों को देखता हूँ, मुझे खुद से नफरत होने लगती है कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ कि इन लोगों के झांसे में आ गया। विंग घूर कर शुयांग को देखता है। शुयांग को समझ आता है कि उसने क्या बोल दिया। अगर वो खुद को बेवकूफ़ समझता है तो विंग भी खुद को बेवकूफ़ ही समझेगा ना। विंग भी तो इन लोगों के चंगुल में आ गया था, वरना वो किडनैप कैसे हो सकता था। पर विंग शुयांग से कुछ नहीं कहता, वो वहीं पर रहता है ऐसे ही। वेनचा जो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था वो कहता है, क्या मैं अब जाऊँ? विंग वेनचा को घूर कर देखता है तो वहीं बैठ जाता है। पता नहीं किस तरीके से, पर विंग ने वेनचा को डरा दिया है, बुरी तरीके से डरा दिया है। अब ये नहीं पता कि कैसे डराया है। इससे पहले तक तो विंग से सामने जब भी वेनचा आता था वो एक शब्द नहीं बोलता था, चुपचाप निकल जाता था। बहुत एरोगेंटली वो बिहेव करता था विंग के सामने, और हमेशा उससे तक पंगा लेता जाता था। पर अब पता नहीं क्या हो गया, वो भीगी बिल्ली बन गया है। इस भीगी बिल्ली को देख कर ना
लान फैमिली को एकदम हैरानी हो रही थी और उन्हें ना ऐसा लग रहा था अजीब जैसा कुछ। पर विंग उन पांचों को वहीं छोड़ करके वहाँ से निकल आया था। उनको वहीं पे ऐसे अंडरग्राउंड रखकर, उनको कड़ी निगरानी में रखकर वो बाहर आ गया था। वैन चाओ को उसने जाने के लिए बोल दिया था। शुयांग और शुशे दोनों विंग के साथ थे। शुयांग कहता है, विंग अब तुम क्या करने वाले हो? पर विंग ने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। शुशे कहता है, क्या तुम उनकी मदद करोगे? उन लोगों को यहाँ क्यों रखा है? तुम्हें अगर उस ओमेगा को यहाँ रखना है तुम रख सकते हो उन तीनों को, पर उन दो लोगों को तो उस कंडीशन में मत रखो। उन्हें वहाँ भेजो टॉर्चर होने के लिए, ताकि वो सच्चाई बता सके। तुम लोगों को लगता है वो सच्चाई बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। शुयांग कहता है, हाँ क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ऐसे कैसे नहीं बताएंगे? हम लोगों के टॉर्चर झेलने के बाद लोग मरने की भीख मांगते हैं, वो लोग एक सच नहीं निकालेंगे। विंग फिर शुयांग और शुशे की तरफ देखता है, कहता है, उसका पहला दिन याद है? विंग और शुशे और शुयांग दोनों समझ गए थे विंग की बात का मतलब। पहले दिन जब वांगजी इतना टॉर्चर हुआ तब उसने उस नाटक को कंटिन्यू किया और विंग को पागल बना दिया। तो ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जिसकी वजह से वो पागल ना बने। और दूसरी बात, जब वांगजी ने खुद को किडनैप करवाया था तब भी तो कितनी बुरी तरीके से घायल था। विंग कुछ देर शांत रहने के बाद फिर एक प्लान बनाता है और उसके बारे में वो दोनों को बताता है। अब प्लान क्या है ये तो हम नहीं जान पाएंगे, पर इस प्लान को धीरे धीरे समझेंगे। जब वो लोग कंपनी वापस पहुंचते हैं तब विंग वहाँ पर अपनी ऑफिस में जाके बैठ गया था। आज सब लोगों को वो पुराना विंग देखने को मिल रहा था, जो पिछले एक हफ्ते से एकदम अलग बिहेव कर रहा था। उसका ऑरा इतना ज़्यादा डार्क नहीं था जितना अब हो गया था। विंग अपने ऑफिस में जाके बैठ गया था। वहाँ जाकर उसने अपनी सिगरेट निकाली और वो स्मोक कर रहा था। विंग बहुत रेयरली स्मोक किया करता था, लेकिन जब कभी उसके दिमाग की नसें एकदम फटने को हो जाती थी तो वो स्मोक करता था, यानी जब वो इमोशनली अनस्टेबल रहता था। उसने अपनी मदर के डेथ के बाद स्मोकिंग ज़्यादा करना चालू कर दिया था। उससे पहले वो बहुत रेयरली ही स्मोक किया करता था, लेकिन बहुत टाइम बाद उसने फिर से स्मोक किया है। जब से वांगजी उसकी ज़िंदगी में आया था, विंग ने स्मोकिंग एक तरीके से छोड़ दी थी। उसका मन ही नहीं किया करता था कि वो स्मोक करे। 5 दिनों के बाद फिर एक बार वो स्मोक कर रहा था। दूसरी तरफ शुयांग जो वहाँ से सीधे निकल गया था पुलिस स्टेशन की तरफ। वहाँ वो पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी कार को रोक कर बैठा हुआ था। वो वहाँ पर काफ़ी घंटों तक इंतज़ार करता है। फाइनली उसे वो इंसान दिखाई देता है जिसके लिए वो वहाँ इंतज़ार कर रहा था। शुयांग बाहर निकलता है और सीधे उस इंसान से टकरा जाता है। वो इंसान शुयांग का हाथ पकड़ लेता है। शुयांग जो गिरने का नाटक कर रहा था, सामने सिंचैन था। सिंचैन शुयांग को देखकर बहुत हैरान था, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। शुयांग तुरंत सिंचैन का हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ अब मुझे समझ आया, तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हारा मकसद मुझे इम्प्रेस करना है ना? इसलिए तुम हमारे पीछे इतने बुरे तरीके से पड़े हुए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे अपनी बेबचकानी हरकतें करके? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंचन कहता है, एक्सक्यूज़ मी। शुयांग तुरंत कहता है, एक्सक्यूज्ड। और हाँ, अब मेरा पीछा मत करना। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ आते जा रहे हो। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी सोची समझी चाल है। आइंदा अगर मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जिंदा बचोगे नहीं। ऐसा बोलकर शुयांग वहाँ से निकल गया। सिंचन बस शुयांग को जाते हुए देख रहा था। उसका दिमाग तो इसे ऐसा हो गया था, इसे क्या है ये चीज़, पर वो वहाँ से निकल गया। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट जाता है। वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो सड़क पर बस वॉक कर रहा था। फिर एक बार उसके सामने एक कार आकर रुकती है जो लगभग उसे उड़ाने ही वाली थी। सिंचैन आगे जाकर उस कार को लात मारते हुए बोलता है, तुम हो कौन आखिर? तुम्हें दिखता नहीं है मैं साइड में चल रहा हूँ? तुम लॉ के खिलाफ काम कर रहे हो। तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। कार का जो विंडो है वो नीचे होता है और फिर एक बार सिंचन के सामने वही एक बंदा खड़ा था, शुयांग कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम मुझे फिर से देखे तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। ऐसा बोलकर शुयांग